नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हम उत्तराखंड की जनपद श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं और हमने इन जनपदों में सबसे पहले जो जनपद लिया है वो है नैनीताल जनपद। तो हमने ये कहा था कि एक बार हम कुमाऊं के जनपदों को पढ़ेंगे तो दूसरा जनपद हमारा गढ़वाल से होगा। तो इस प्रकार से ऑल्टरनेटली हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने नैनीताल जनपद से आरंभ किया था। तो प्रथम वीडियो में हमने नैनीताल जनपद का एक संक्षिप्त परिचय लिया था और उसके बाद हम आज जो है नैनीताल जनपद में जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग से समझ में आ गया होगा कि जो हम पहला नगर लेने वाले हैं जनपद नैनीताल में वो है नैनीताल नगर। तो नैनीताल नगर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे जनपद नगरों को हम पढ़ के अपने जनपद को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले, नैनीताल नगर को सीखने से पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, तो नैनीताल नगर का अगर हम संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करें तो पहली बात शायद हम ये कह सकते हैं कि नैनीताल नगर इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि शायद इसको परिचय का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी ख्याति भारत में नहीं बल्कि विश्व में फैली हुई है। लेकिन तो भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो नैनीताल है ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। तो देखिए, इस झील जो कि नैनीताल झील, नैनीताल नगर या जो है नैनीताल झील के कारण ही प्रसिद्ध है। तो नैनीताल झील और इस नगर की स्थापना और विकास का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। तो प्राकृतिक रूप से तो सुंदर है ही, और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के द्वारा जो विकास संबंधी कार्य किए गए उसके द्वारा नैनीताल एक लोकप्रिय और एक यूनिक प्लेस बन चुका है। तो जो नैनीताल नगर है ये अपने जो है पहाड़ियों, झीलों, सुंदर स्थलों, ब्रिटिश कालीन भवनों, चर्चों, गार्डन, हिंदू मंदिर, आश्रम, सड़क, इसके अलावा दो चार और चीजें लिख लेते हैं, जैसे वेधशाला, जू आदि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो नगर है, तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए पर्यटन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो इसको बसाने का, विकास करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है और कहा जाता है कि अगर अंग्रेज कुछ समय और भारत में रहते तो वो नैनीताल को लंदन की भांति सुंदर बना देते। तो ये है नैनीताल नगर का एक संक्षिप्त परिचय। और अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं नैनीताल नगर के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो आपको ये ढेर सारी जो है पिक्चरें इसमें इन चित्रों में दिखाई दे रही है। इसमें नैनीताल झील और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं आगे। तो यह नैनीताल नगर का संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करते हैं नैनी झील की खोज और नैनीताल नगर की स्थापना के संबंध में।
तो देखिए, सबसे पहले अपना हम हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना हेडिंग लिख लेते हैं, नैनी झील की खोज एवं नैनीताल नगर की स्थापना के संबंध में। तो अगर हम ध्यान दें इस बात को, तो देखिए, ठीक है। तो हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि अगर हम ब्रिटिश काल के बारे में बात करें, तो ब्रिटिश काल में जो नैनीताल या नैनी झील वाला इलाका था, यह अज्ञात था। तो जब ये अज्ञात था, तो हुआ यह है कि इस झील की खोज का श्रेय शाहजहांपुर के एक शराब और रोजा व्यापारी, जिसका नाम हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, पीटर बैरन को जाता है। तो देखिए, ये जो पीटर बैरन है, तो अब कुछ शब्द हम पीटर बैरन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीटर बैरन को प्राकृतिक सुंदरता को देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और इसलिए पीटर बैरन जब भी उसको अवसर मिलता था, तो पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए चल पड़ता था। तो वो गढ़वाल पहुंचा, और गढ़वाल पहुंचने के बाद उसने बद्रीनाथ और केदारनाथ के क्षेत्रों की यात्रा की, और इसके पश्चात वह गढ़वाल के बाद वह कुमाऊं की सुंदरता को निहारने के लिए आ गया। जब वो खैरना नामक स्थान पर पहुंचा, तो उस टाइम पे उसका एक मित्र उसके साथ था, जिसका नाम था कैप्टन टेलर। तो जिस टाइम पर ये खैरना में रुका हुआ था, तो एक व्यक्ति ने इससे कहा कि सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसे शेर का डांडा कहते हैं। शेर का डांडा कहते हैं। शेर तो सभी समझते हैं, डांडा मतलब होता है लोकल भाषा में पहाड़। तो इसे शेर का डांडा कहते हैं, शेर की पहाड़ी कहते हैं। और इस पहाड़ी के पार एक सुंदर झील है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो बैरन बड़ा उत्सुक हो गया, और उसने कहा कि मुझे जो है उस ओर ले चलो। लेकिन वो व्यक्ति हिंसक पशुओं और घने जंगलों के कारण तैयार नहीं हुआ। अब ये जो बात है, बैरन के मन में जो है कुलबुलाहट करने लगी, और अब उसने खुद ही निश्चय किया कि वह अकेले ही इस क्षेत्र को खोज लेगा। तो हल्द्वानी, भीमताल और भवाली के रास्ते जब वो गुजर रहा था, तो यहाँ पर घने वन उसे मिले और हिंसक पशु भी। और इसका परिणाम ये हो गया कि उसके तमाम प्रयासों के बाद भी वह नैनी झील को नहीं खोज पाया। तो जब नैनी झील को नहीं खोज पाया, तो ये वर्ष था 1839 का। तो जब उसके सारे प्रयास विफल हो गए, तो वो इस क्षेत्र के थोकदार यानी कि आप भूमि बंदोबस्त का एक अधिकारी कह सकते हैं। तो एक थोकदार जिसका नाम था नूर सिंह, आप इसको नरसिंह भी पढ़ सकते हैं कहीं कहीं पे, नरसिंह। तो इस नूर सिंह से ये मिला, और इसने नूर सिंह को, क्योंकि ये उस इलाके को पूरा जानता था, तो चेतावनी दिया, धमकी दी, कहा कि वो उस झील से मेरा परिचय कराओ। लेकिन नूर सिंह ने ऐसा नहीं किया। तो अंततः जो बैरन है, उसने नूर सिंह के बेटों के पीठ में पत्थर रख दिए और कहा कि ये पत्थर तभी हटेंगे जब वह उसे नैनी झील का रास्ता नहीं दिखा देगा। तो परिणाम ये हो गया कि विवश होके जो नूर सिंह है, वह बैरन को नैनी झील पर ले गया। और जब बैरन ने इस झील को देखा, तो वो इसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा जो है मंत्रमुग्ध हो गया, और उसने इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखा था। खुद उसने अपने वृतांत में खुद लिखा है कि 1500 जो मील का उसने ट्रैक देखा था, उसमें ये सबसे सुंदर स्थल था। तो इसकी सुंदरता से वो अभिभूत हो गया, और उसने यहीं बसने का निश्चय किया।
तो हुआ ये है कि निश्चय किया, तो 1839 में वह वापस लौट गया। वह 1839 में वह इस झील को खोजकर वापस लौट गया, वापस लौट गया। अब हुआ ये है कि ये जो बैरन था ये शाहजहांपुर की गर्मी से बड़ा बेचैन था और एक ठंडे इलाके में आके रहना चाहता था, हर अंग्रेज जैसे चाहते थे। तो परिणाम ये हो गया कि 1841 में वो फिर से नैनीताल आया, और जब वो नैनीताल आया तो इस बार वो थोकदार नूर सिंह से फिर मिला, और फिर मिलने के बाद उसने कहा कि ये इलाका मुझे बेच दो, लेकिन नूर सिंह ने मना कर दिया। तो परिणाम ये हो गया 41 में वह नूर सिंह को एक उसने नाव बनवाई और नाव में बिठाकर वो इस झील के बीच में ले गया। और जब इस झील के बीच में ले गया तो जब वो बीचों बीच में पहुंच गए तो बैरन ने नूर सिंह से कहा कि या तो इस जमीन को मेरे नाम कर दो इस कागज में हस्ताक्षर करके, अन्यथा मैं तुम्हें इस पानी में डुबो दूंगा और तुम मर जाओगे। तो डरते मरते जो है नूर सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार से ये इलाका उसने बैरन को बेच दिया। और बाद में जो नूर सिंह है उसे यहाँ का पटवारी बना दिया गया और 5 रुपये प्रति माह उसकी तनख्वाह निर्धारित कर दी गई। और इस प्रकार से इस इलाके में बैरन ने ये वो यहाँ का भूमि का मालिक बन गया। तो इस प्रकार से नई झील की खोज हुई 39 में, और 41 में वो जो है बैरन इसका मालिक भी बन बैठा। अब इसके बाद होता यह था कि जब भी वो यात्रा वृतांत पे जाता था, घूमने जाता था, तो अपने लेख जो है वो समाचार पत्रों को भेजता रहता था। तो बैरन ने जब ये झील को खोजा था तो उसने क्या किया, इसके वृतांत भी समाचार पत्रों को भेजना शुरू कर दिए। तो 24 नवंबर 1841 में कलकत्ता का एक समाचार पत्र था, कलकत्ता, और इसका नाम था द इंग्लिशमैन, द इंग्लिशमैन। तो ये जो समाचार पत्र है, तो इस समाचार पत्र में नैनी झील के संबंध में सबसे पहले समाचार प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात हुआ ये कि आगरा, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, समाचार पत्र हुआ। और इंग्लिशमैन में एक जो हेडिंग लिखा हुआ था वो हेडिंग इस प्रकार से था, अल्मोड़ा क्षेत्र में झील की खोज, झील की खोज। तो ये इसका शीर्षक था और इस शीर्षक से ये पहली बार जानकारी छपी। उसके पश्चात आगरा अखबार ने भी बैरन के लेख को छापा और इसका हेडिंग था द नोट्स ऑफ वॉन्डरिंग इन हिमालय। और 1844 में एक पुस्तक के रूप में इसके पूरा वृतांत को लिखा गया था। जब 1842 में इसने सरकार को भी पत्र लिखा था तो सरकार ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और ये एक खलबली सी मच गई। तो इसका परिणाम ये हो गया कि यूरोपियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया। तो 1842 से नैनीताल में, ध्यान सुनिएगा, यूरोपियों की बसासत यानी सेटलमेंट यानी बसासत आरंभ हो गई। और 1842 में ना जो पहला घर बना नैनीताल का, उसका नाम पिलग्रिम लॉज रखा गया और ये बैरन का ही घर था। तो पहला घर नैनीताल का कौन है? पिलग्रिम लॉज। किसका है? बैरन का है। और फिर यहाँ पे और यूरोपियों के घर बनना स्टार्ट हो गए और इस प्रकार से जो है नैनीताल की बसासत शुरू हो गई। तो इन घरों को बनाने के लिए ना जो जिम्मेदारी दी गई थी ये मोतीराम शाह
नामक ठेकेदार को दी गई थी। और इस प्रकार से नैनी झील की खोज हुई और इस लोकप्रिय नगर की नींव पड़ गई। तो यह है नैनीताल नगर की खोज और उसकी स्थापना।